नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा। उसके अंतर्गत उन्होंने एम्स की शुरुआत करी। एम्स जो है वहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से जो भी चिकित्सा बहुत अच्छी क्वालिटी की चिकित्सा के लिए उन्हें दिल्ली एम्स तक आना होता था। वहीं पे अगर बिलासपुर में उनको स्थानीय स्तर पे एम्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो वहाँ के स्थानीय स्तर पे जो डेवलपमेंट है वो बेहतर होगा। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है हिमाचल प्रदेश? एक तो पारिस्थितिकी तंत्र, हिमालय क्षेत्र और साथ ही साथ सीमावर्ती क्षेत्र, इन तीनों एरियाज़ का जो डेवलपमेंट है वो एक साथ किया जा सकता है। क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट होता है तो पारिस्थितिकी क्षेत्र से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्वामेंट और जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसका, और साथ ही साथ हिमालय क्षेत्र, तो ये सारे यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है हमारे GS 3 पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी के साथ साथ हिमालय क्षेत्र भी, क्योंकि भूस्खलन और ये चीज़ें क्वेश्चंस में आती रहती है। तीसरी चीज़, हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी में आएंगी। साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं, बुनियादी ढांचा अगर बेटर बनता है तो हमारा जो SDG हैं उनको भी पाने में हमारे एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और इम्पोर्टेंट ये था क्योंकि ये जो एम्स है वो हरित एम्स के नाम से जाना गया, क्योंकि इसके विकास की तरफ जब इसका निर्माण किया जा रहा था तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करते हुए और उनको ध्यान में रखते हुए एक समन्वय के साथ यहाँ का निर्माण किया। दूसरी चीज़ और थी इम्पॉर्टेंट इसमें न्यूज़ में कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जो ड्रोन नीति को लागू करने या फिर अपनाने वाला पहला राज्य। ड्रोन इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है हाल फिलहाल में, और हम ड्रोन को राज्य पूरे देश के स्तर पर ड्रोन एग्रीकल्चर में और हर जगह यूज़ करने के लिए कवायद कर रहे हैं। साथ ही साथ एक था मेडिकल टूरिज़्म, क्योंकि यहाँ पे अगर एम्स खुल रहा है तो मेडिकल टूरिज़्म भी प्रमोट होगा। कहीं ना कहीं हम टूरिज़्म को आने वाले टाइम के लिए एक सनराइज़ उद्योग भी कह सकते हैं, भारत स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो। और चिकित्सा उपकरण पार्क भी यहाँ पे स्थापित किया, तो इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेंगे। साथ ही साथ हम चिकित्सा उपकरण निर्यातक देश भी बनेंगे कहीं ना कहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे परियोजना की शुरुआत की है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना उद्घाटन किया है। तो हाइड्रो इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है हाइड्रो इंजीनियरिंग? क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है या फिर हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पे हाइड्रो इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है, या फिर देश में कहीं पे भी हाइड्रो इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हाइड्रो से रिलेटेड, मतलब जल से संबंधित, जल संकट से जूझता हुआ भारत दिखता है। तो इसके लिए हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला था कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। ये खुशी की बात है और यहाँ कहीं ना कहीं नुकसान में भी है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म थी कि हम जल निर्यातक देश हैं। अब ये जल निर्यातक देश क्या होता है भाई? कि हम पानी निर्यात करते हैं, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट करते हैं। क्योंकि चीनी उत्पादन करने के लिए हमें गन्ने की ज़रूरत होती है, और गन्ना उत्पादन करने के लिए हमें पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो गन्ना, यहाँ पे एक साइकिल बनता है कि गन्ना उत्पादन किया, गन्ना उत्पादन करने के लिए, चीनी बनाने के लिए हमें गन्ना चाहिए, और गन्ने के लिए हमें पानी चाहिए। तो हमारा जो पानी का कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या होगा, हमारा जो जल स्तर है वो नीचा हो जाएगा। तो जल स्तर कम हो जाएगा, पानी गन्ना और चीनी, इससे हम इसे निर्यात कर रहे हैं देशों में, तो इससे हमने इनडायरेक्ट रूप में हमने जल ही निर्यात किया है। और ऐसे ही अगर गन्ने के स्थान पे हम चावल देख लें तो चावल भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी इनटेक वाली फसलें हैं, बहुत ज़्यादा पानी का इनटेक होता है, तो चावल और गन्ना दोनों ही ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, और इससे हम जल निर्यातक देश बनते हैं। चाइना जैसे देश बहुत शातिर हैं जो जल निर्यात करने वाली फसलें कभी नहीं उत्पादित करते, और उत्पादित करते हैं तो वो देश पे कंजप्शन के स्तर पे ही उत्पादित करते हैं। साथ ही साथ अब देखते हैं कि इसमें हमने इतनी चीनी उत्पादित करी है तो इसका क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। चीनी के साथ साथ हमने जो कुल उत्पादन कर रहे हैं उसका 35 लाख मेट्रिक टन हम इथेनॉल के लिए उपयोग करेंगे। अब ये इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एक जैव ईंधन है, इथेनॉल। तो इसके लिए हम क्या कर रहे थे, हमारी एक नीति भी है कि हम है ना E20, मतलब इथेनॉल को 20% ब्लेंड करेंगे पेट्रोलियम में, जिससे ये हम आयात पे जो हम ऑयल वगैरह, जो पेट्रोलियम वगैरह जो आयात करते हैं, आयात निर्भरता भी कम होगी,
साथ ही साथ ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि जो CO2 वगैरह जो इससे उत्पन्न होता है पेट्रोलियम वगैरह से, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम उत्सर्जन होता है। यहाँ पे अगर हम आयात निर्भरता कम करते हैं तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा और व्यापार संतुलन में भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वर्तमान में 2022 में लगभग 10% हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं और 20% के हमारे लक्ष्य हैं। ये इम्पोर्टेंट हो गया। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी एक सप्ताह के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पे हैं। ये इसमें अभी हम आगे देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्या क्या नई समझौते या फिर नई बात हुई। फिर हमारे जो गृह मंत्री हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। उन्होंने ये कहा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उसके बारे में, या फिर कुछ भी आंतरिक सुरक्षा या फिर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो भी कदम उठाए हैं उसके प्रभाव क्या क्या रहे। तो एक तो जो गुज्जर, पहाड़ी और बकरवाल, वहाँ पे पारंपरिक रूप से इन लोगों को कोई विशेष सुविधाएं थी नहीं, तो इनको एक मुख्य धारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। मुख्य धारा में लाने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं उसके बारे में। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में क्या है कि 56,000 करोड़ का जो निवेश पैकेज घोषित किया है वो स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा पैकेज है, जो वहाँ पे स्थानीय लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाएगा। तो जो अलगाववाद और जो ऐसी जो आतंकवादी जो घटनाएं हैं उनके लिए भूमि कम मिलेगी, क्योंकि क्या होता है जहाँ बेरोजगारी होती है वहाँ पे युवाओं को वर्गलाना बहुत आसान हो जाता है। वहीं पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये था कि 1990 के दशक के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित या फिर आतंकवाद से मरने वाले लोगों की संख्या 42,000 है। तो एक आंकड़ा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी आतंकवाद से रिलेटेड, अगर आतंकवाद से रिलेटेड कहीं लिखा है, फिर इंटरनल सिक्योरिटी से थ्रेट जो है, या फिर जम्मू कश्मीर के विकास से संबंधित अगर कहीं कुछ लिख रहे हैं उसके बारे में, तो ये हमारा इसके बाद। अब अगला समझते हैं। WTO ने हाल फिलहाल में कहा है, WTO ने कहा है कि अगला साल जो 2022-23 जो है वो वैश्विक मंदी की ओर संकेत करता है। और वैश्विक मंदी की संकेत किस किस कारण से है? ऊर्जा और खाद्यान्न, इन दोनों की कीमतें बढ़ी हैं, साथ ही साथ ब्याज दर भी बढ़ा दी। अब पहले इन दोनों को देखते हैं कि ऊर्जा और खाद्यान्न की कीमतें बढ़ी क्यों हैं। पहली तो कोविड-19 ने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाया। उसके बाद में जो रूस यूक्रेन जो युद्ध है, इन्होंने भी इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। हालांकि इस पर भी इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट किया है, लेकिन इन दोनों पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट किया है। कैसे? ऊर्जा का बड़ा आपूर्तिकर्ता रूस है। एग्जाम्पल, नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, जिससे रूस यूरोप को गैस सप्लाई करता है, इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़, यूक्रेन और रूस विश्व का लगभग 43% फूड ग्रेन, इट मीन्स गेहूँ उत्पादित करते हैं। तो जिन जिन देशों को ये एक्सपोर्ट करते थे, जैसे अफ्रीकन जो देश हैं, अफ्रीकन और बाकी बहुत सारे यूरोप और ऐसे वाले जो देश थे जहाँ पे ये फूड ग्रेन एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई। यहाँ से सप्लाई नहीं हो रही है, सप्लाई नहीं है और डिमांड वही है, तो भी जो ये चेन में जो अस्थिरता आई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ की प्राइस बढ़ जाएंगी। ये समझ में आ रहा है? सप्लाई अगर पूर्ति उतनी नहीं है जितनी मांग है, पूर्ति कम और मांग वो ही है, स्थिर ही है, तो भी क्या होता है कि कंपैरिजन में अगर मार्केट में जितनी अपने आवश्यकता है उतना नहीं होता है, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ जाती है, तो ये कीमतें बढ़ गई खाद्यान्न की, ऊर्जा की, क्योंकि यहाँ पे रूस सप्लाई नहीं कर पा रहा या फिर सप्लाई करने के लिए मना कर रहा है या फिर कुछ देशों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तो ये ऊर्जा और खाद्यान्न संकट हो गया। अब ब्याज दर पे आते हैं, क्योंकि जैसे अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, अमेरिका जो फेडरल रिजर्व है, जैसे हमारे यहाँ RBI है, वैसे ही यहाँ का जो फेड रिजर्व है USA का बैंक है, इसने खुद के यहाँ मतलब अमेरिका की यहाँ की जो ब्याज दरें बढ़ा दी। तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? ब्याज दरें बढ़ाने का इफ़ेक्ट क्या होगा? पहली चीज़, ब्याज दर बढ़ने से
जो अमेरिका है ये यूएसए मानो और ये भारत है, भारत पे इफ़ेक्ट क्या होगा, वैश्विक स्तर पे भी वही होगा। जैसे ही इन्होंने ब्याज दर बढ़ाई तो विश्व के बहुत सारे देश जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, संबंधित देशों की जो मुद्रा है उनका मूल्य कम हो गया, गिर गया। तो इसी संदर्भ में वैश्विक स्तर पे ये स्थिति हुई। भारत के संदर्भ में देखते हैं, जैसे यूएसए ने ब्याज दरें बढ़ाई तो यूएस का जो निवेश था या फिर डॉलर में जो निवेश था, यहाँ पे कोई निवेशक ए है, उसने यहाँ से यूएसए से पैसा लिया बैंक से और इसने यहाँ पे निवेश कर दिया क्योंकि इसको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इन्होंने ब्याज दरें बढ़ाई तो इसके ये जो पैसा इसने यहाँ से लिया था ब्याज पे, तो ये इसके महंगा हो गया, तो इसको यहाँ से होने वाला लाभ कम हो गया। तो ये क्या करेगा, लाभ कम होगा तो बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं होगा निवेश करने के लिए। तो इसने क्या किया, यहाँ से वापस डॉलर उठाया और भाई हम तो बैंक में ही जमा करवा देंगे, क्यों हम ब्याज भरें और उसका लाभ भी नहीं हो। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि यहाँ से निवेश जो ऐसे थे जो निवेश कर रहे थे वो वापस अपना डॉलर वापस अपने देश ले जा रहे हैं। साथ ही साथ भारत में जैसे ही अब यहाँ क्या हुआ, डॉलर की पूर्ति कम हुई, डॉलर की पूर्ति, ये सब कॉन्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई ही कम करता है कहीं ना कहीं। तो ये जैसे डॉलर की पूर्ति कम क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाई तो लोग अपना पैसा ले जाके वापस अमेरिका में रखने लग गए। तो डॉलर जैसे पूर्ति कम हुई, मार्केट जो बाज़ार है या फिर बाज़ार में इसकी मांग अगर वैसी रहेगी या फिर मांग बढ़ भी जाएगी तो इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसकी पूर्ति कम है तो कीमतें बढ़ी जाएंगी। ऊर्जा और खाद्यान्न, जैसी खाद्यान्न का संकट हुआ या फिर कमी आई तो यहाँ पे भी इसकी कीमतें बढ़ी। इसमें डॉलर की भी अगर भारत के मार्केट में कमी आएगी तो कीमतें बढ़ेंगी, और जो भारतीय मुद्रा उसका मूल्य कम हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये इफेक्ट होता है। कहीं एक इम्पोर्टेंट और था कि जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में जो गोल्ड है वो तस्करी करते हुए पकड़ा गया। तो इससे क्या है, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है उधर से, वो एक उजागर होता है कि हाँ भाई तस्करी के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांजिट एरिया, बहुत ज़्यादा ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ पे म्यांमार की सीमा लगती है, यहाँ पे चीन की सीमा लगती है, यहाँ भूटान की सीमा लगती है, और ये एक कॉरिडोर, चिकन कॉरिडोर है, बहुत ही नैरो एरिया है। यहाँ पे बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान, तो ये वाला एरिया बहुत सारे देशों की सीमा से गुजरता है। लेकिन क्योंकि म्यांमार अस्थिर देश है वर्तमान में, क्योंकि सैन्य शासन है, वहीं पे बांग्लादेश, यहाँ से बहुत ज़्यादा तस्करी होती है। तो ये इम्पोर्टेंट था हमारा। तो आज का ये हमने इम्पोर्टेंट देखा। मिलते हैं कल फिर नई न्यूज़ के साथ और इम्पोर्टेंट कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।